हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे अपने सपनों को साकार करने के लिए। साथियों, जो हमारी क्लास है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की शानदार जीके जीएस की क्लास रहने वाली है। साथियों, हमारी क्लास डेली सुबह 8 बजे आपके सामने आ जाती है। तो साथियों, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको ताज़ा तरीन अपडेट मिलती रहे। साथियों, एक बात याद रखना कि रखौसला वो मंजर भी आएगा, कि रखौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, लगातार शानदार और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए साथियों, शानदार ज़बरदस्त इस वीडियो की सीरीज में पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है? जी हाँ साथियों, इनमें से इन ऑप्शनों के हिसाब से इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दबाव समूह की भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है FCI, ऑप्शन बी है INTUC, ऑप्शन सी है AIC, ऑप्शन डी है CBI। तो साथियों ध्यान देना है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है? तो INTUC जो है, INTUC क्या ध्यान रखना है, INTUC जो है यह दबाव समूह की भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, तो बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा। साथियों प्रश्न क्या है? प्रश्न है, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? जी हाँ साथियों, प्रश्न क्या है? लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए? 10%, 5%, 15% या 25%? तो साथियों कितने प्रतिशत होना चाहिए? 10% होना चाहिए। कुल सदस्य संख्याओं का 10% यदि आपके पास है तो आप विरोधी दल के नेता हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न को ध्यान देना है और समझना है। प्रश्न है साथियों, लोकसभा में मान्यता प्राप्त, जी हाँ साथियों, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? जी हाँ साथियों, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? राज्य मंत्री के समान, कैबिनेट मंत्री के समान, उप मंत्री के समान या उपयुक्त में से किसी के बराबर नहीं? तो साथियों, जो लोकसभा का मान्यता प्राप्त विरोधी दल का नेता होता है उसको किसके कैबिनेट मंत्री के समान जो है तो सुविधाएं दी जाती है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं दी जाती हैं। हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है साथियों? लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? जी हाँ साथियों, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी है राम सुभग सिंह, ऑप्शन डी है YV चौहान। तो साथियों, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो ध्यान देना है, राम सुभग सिंह, यानी कि ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन हो जाएंगे? राम सुभग सिंह, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है साथियों? राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? जी हाँ साथियों, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? ऑप्शन ए है भोला पासवान, ऑप्शन बी है YV चौहान, ऑप्शन सी है कमलापति त्रिपाठी, ऑप्शन डी है CM स्टीफन। तो साथियों, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? ध्यान देना, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता हो जाएगा कमलापति त्रिपाठी, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमलापति त्रिपाठी जी राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न ध्यान देना है, निम्नलिखित में से कौन, जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? इनमें से कौन से ऐसे नेता थे जो विरोधी दल के नेता के रूप में कभी नहीं रहे? क्या है वह? शरद पवार जी हैं, या LK आडवाणी हैं, या सोनिया गांधी हैं, या मनमोहन सिंह हैं? तो साथियों क्या ध्यान देना, हमारा ऑप्शन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के विरोधी दल के नेता के पद पर कभी नहीं रहे हैं? शरद पवार, लालकृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह? तो इनमें से कौन से? मनमोहन सिंह जो थे कभी विरोधी दल के नेता के रूप में नहीं रहे हैं। शरद पवार विरोधी दल के नेता रह चुके हैं, लालकृष्ण आडवाणी रह चुके हैं, सोनिया गांधी जी रह चुकी हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी विरोधी दल के नेता कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों? भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? जी हाँ साथियों, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है
एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, या प्रधानमंत्री का सलाहकार, या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी। तो साथियों भारत का जो एक सॉलिसिटर जनरल होता है वह क्या होता है? भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। क्या होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है भारत का एक सॉलिसिटर जनरल। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सॉलिसिटर जो जनरल होता है वह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? कानूनी विषयों पर। जी हाँ साथियों, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों में राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ऑप्शन ए है एडवोकेट जनरल, ऑप्शन बी है महान्यायवादी, ऑप्शन सी है महान्यायाभिकर्ता, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने का काम करता है एडवोकेट जनरल। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी। जी हाँ साथियों, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन सा होता है? एडवोकेट जनरल, या अटॉर्नी जनरल, या सॉलिसिटर जनरल, या विधि विभाग का महासचिव। तो साथियों किसी राज्य का उच्चतम, किस राज्य का उच्चतम जो विधि अधिकारी होता है, किसी राज्य का उत्तम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जो जनरल होता है वह किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी राज्य। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न बढ़िया से समझाते इस प्रश्न को। प्रश्न क्या है समझने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं? इनमें से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है और बोलने का अधिकार है किंतु वो मतदान का अधिकार उसे नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है? क्या वह मुख्य सचिव होता है, या महाधिवक्ता होता है, या कैबिनेट सचिव होता है, या निर्वाचन आयुक्त होता है? तो साथियों महाधिवक्ता के पास एक ऐसी शक्ति होती है जो वह राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसको बोलने का अधिकार है, सिर्फ उसे मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महाधिवक्ता से संबंधित हमने सारे प्रश्न लगभग पिछली सारी वीडियो में करवा दिए हैं, तो हमारे चैनल पर विजिट करके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। जबरदस्त प्रैक्टिस टेस्ट सेट चल रहे हैं शानदार जबरदस्त तरीके से। अगला प्रश्न क्या है साथियों? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। जी हाँ साथियों, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है केशनथानम, ऑप्शन बी है महावीर त्यागी, ऑप्शन सी है केशी नियोगी, ऑप्शन डी है केशी पंत। तो साथियों पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से हो जाएंगे? केशी त्यागी है, केशी नियोगी हमारे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जी हाँ साथियों, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी है अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन सी है केशनथानम, ऑप्शन डी है सी रंगराजन। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में उपबद्ध है? इसका जो है संविधान के किस भाग में है निर्वाचन आयोग? क्या संविधान के भाग 13 में, या भाग 14 में, या भाग 15 में, या भाग 16 में? तो भाग 15 में बताया गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 15 में बातें बताई गई हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ साथियों, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 25 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 12 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो साथियों भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इस दिन हम निर्वाचन दिवस के रूप में मतदाता जागरूकता दिवस भी मनाते हैं, और मतदाता दिवस के रूप में भी इसलिए 25 जनवरी को मनाया जाता हर एक साल। तो साथियों ये थे आज के जबरदस्त महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों यदि आज की क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय जय श्री राम।